आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उनका हमारे स्कूली शिक्षा सचिव आदरणीय गोयल जी, राजीवन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण। ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि अगर माननीय का मन नहीं होता, इच्छा शक्ति नहीं होती, तो शायद ये सिंगापुर की ट्रिप आपकी नहीं मिल पाती। उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत नवाचार भी किए हैं और कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से, मतलब उनके शैक्षणिक कार्यकाल का अवसर हो चाहे प्रशासनिक समय का, वो अनुभव के आधार पर हमेशा शिक्षा जगत, शिक्षा, बच्चे, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आगे कैसे बढ़े, इस बात की चिंता और मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको मिलता है। और आज बहुत खुशी का अवसर है जब आप सब सिंगापुर जा रहे हैं एक बड़े लक्ष्य को लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये यात्रा कोई घूमने के लिए या एक एजुकेशन टूरिज्म नहीं है, जैसा जो यहाँ पर स्लोगन है 21st सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स इन क्लासरूम्स, या इस एक विषय को लेकर आप सिंगापुर जा रहे हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जीवन, हमारा आचरण समाज को प्रेरक होना चाहिए, तो आज का अवसर जो है मुझे लगता है कि आज आप एक लर्निंग अप्रोच के साथ जा रहे हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो शायद मध्य प्रदेश में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में। जय श्री महाकाल। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे स्कूल शिक्षा के चयनित प्राध्यापकों का, शिक्षकों का प्रशिक्षण करने के लिए देश भर के सभी राज्यों में 6 राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक है, जहां हम 21वीं सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स इन क्लासरूम विषय प्रशिक्षण हेतु लोक सेवकों का प्रिंसिपल एकेडमी सिंगापुर में शैक्षणिक भ्रमण का यह मौका दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में ये स्पष्ट कल्पना है कि हमारे यद्यपि पूरे देश के अंदर ही शैक्षणिक वातावरण गुणवत्तापूर्ण हो, हमारी अपनी पूरी शिक्षा की प्रणाली में कहीं न कहीं जो बीच की कमियां थी, उन सारी चीजों से अपने आप को मजबूत करते हुए, जो कमियां उनको दूर करते हुए, मजबूतियों के बीच मजबूत इरादों के साथ हम सब अपने शैक्षणिक गुणवत्ता के वातावरण में मध्य प्रदेश को भी बेहतर से बेहतर स्थिति में लाएं। और मैं तो इस नाते से और सौभाग्यशाली हूं जब हमारे बीच में से, जब यहाँ आपने चयन करने के पहले ही हमारे बीच माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अपनी बात कही, श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी ने, आयुक्त गोयल साहब ने बताया कि कई सारे प्रशिक्षणार्थियों ने अपने उस गुरुकुल पद्धति से जोड़ करके मनोविचार व्यक्त किए, जिसके आधार पर हम अपने उस भाव को लेके जा रहे हैं। मैं इसके टॉपिक को देख रहा था, इनने कहा कि सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल इन क्लासरूम, ये क्लासरूम के अंदर से तो होना ही चाहिए, लेकिन जितनी क्लासरूम के अंदर की इस बात की ध्यान रखने वाली बात है, उतनी अपने क्लासरूम के बाहर भी उसी प्रकार से गहराई की आवश्यकता है। और ये प्राचीन परंपरा हमारी है। इस परंपरा के आधार पर पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ हमारे वर्तमान के दौर में नैतिक मूल्यों के साथ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, इसी आधार पर दुनिया में भारत की एक विशेष पहचान है। हमारे यहाँ टीचिंग अर्थात टीचर और गुरु में ये भी एक मूल अंतर बताया गया है। टीचर हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाता है, सिलेबस से पढ़ाता है, लेकिन गुरुकुल में जब हम कल्पना करते हैं, गुरु से संपर्क की बात करते हैं, तो गुरु हमारी पूरी अपने जीवन की मानवों के अंदर संभावनाओं के लिए एक तरह से जवाबदार की भूमिका अदा करता है। और गुरु का अर्थ ही है, हम अगर संधि विच्छेद करके देखें तो गु मतलब अंधेरा और रू मतलब प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश की ले जाने वाले शब्द का अर्थ है गुरु। ऐसे में हम इस गुरु की महत्ता को उसी रूप से समझ सकते हैं, जिसके कारण से आदिकाल से भारत की खुद की कल्पना है कि विश्व गुरु का स्थान हमको मिले। और विश्व गुरु का स्थान मिले, इसका मतलब ही है कि हम अपने विश्व के अंदर जो हमारी अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारत की अच्छाइयाँ,
दुनिया में बांटे, दुनिया के अंदर फैले हुए अंधकार को दूर करके हमारे ज्ञान के प्रकाश से सबको आलोकित करे। हम सौभाग्यशाली है, हजारों साल से हमारी इसी प्रकार से पहचान रही है। अतीत के कालक्रम में हमने सबने देखा हो, चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमजीत शिला हो, या 5000 साल पुराना आचार्य गुरुकुल पद्धति से हमारी सांदीपनी आश्रम की पद्धति है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि हमारे बीच में से विश्वामित्र ने भगवान राम और कृष्ण को, यद्यपि बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ भी, उनके शासन की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में जानी जाती थी, लेकिन कहीं न कहीं जो कठिनाइयां थी कि बगल के जंगल के अंदर जब अत्याचार हो रहे, राक्षसों ने आतंक का माहौल बनाया, ऐसे में आचार्य ने गुरुकुल के एक अपने आचार्य खुद आकर के विश्वामित्र केवल अपने शिष्यों के नाते से अपने शिष्य का चयन करते हैं एक तरह से, और उनको ये अवसर देते हैं। अब ये हमारे लिए एक चुनौती भी है बात को समझने की, इस तरीके से भी इस पे ध्यान जाएगा कि भगवान राम और लक्ष्मण वो बाल रूप में है, लेकिन सामर्थ्यशाली साम्राज्य के समर्थशाली अफसर भी है, समर्थ सेना भी है, लेकिन उसमें संभावना के दोनों के बीच में अगर तुलना करने का मौका मिला तो भगवान राम और लक्ष्मण के माध्यम से उस प्रकार के नए वातावरण में और भगवान राम और लक्ष्मण का जो नया रूप देखने को मिला है, उसमें गुरु की दृष्टि थी। ये जो गुरु की दृष्टि अपने शिष्यों को पहचानने की है, यही हमारी मूल शिक्षा का आधार है। और ये चाहे विश्वामित्र काल हो, चाहे परशुराम जी का काल हो, या आचार्य सांदीपनी का काल हो, सदैव हमारे यहाँ समाज में इस बात की गुंजाइश रहती है। और मैं अगर अपनी सरकार के नाते से बात करूंगा तो आपको ये जो मौका मिला 3 दिन के प्रशिक्षण का, और खास करके 1 दिवस आपने सिंगापुर के स्कूलों का अध्ययन करने के लिए भी आपने इसमें जो प्लान किया है, निश्चित रूप से आप अपनी अच्छाइयों को भी बांटेंगे और वहां की अच्छाइयों को सीखेंगे। क्योंकि मुझे बताया गया है कि हमारे द्वारा ये जहां जो सिंगापुर का चयन किया है, ये सिंगापुर की विशेषता बताई गई। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा 2024 के हिसाब से विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो जो उनकी अच्छाइयां उनको भी सीखें और हमारी अच्छाइयों को भी भूले नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के लोक सेवकों के मॉडल डाइट एंड उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम वाली उच्च और उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्राचार्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों का चयन जो किया गया है, ये सब प्रकार से समग्र रूप से सोच के किया होगा। इसलिए आपकी यात्रा निश्चित रूप से ये शुभकारी होगी, प्रदेश के लिए लाभकारी होगी और आपके जीवन में भी उल्लेखनीय एक अलग प्रकार के अनुभव वाली होगी। मैं आज के इस अवसर पर खासकर शिक्षा प्रणाली सिंगापुर का अध्ययन और अवलोकन करने में आपकी दृष्टि हमारे राज्य को लाभान्वित करेगी। यात्रा के माध्यम से मध्यप्रदेश की गुणवत्ता और तकनीकी शिक्षा में भी उन्नति होगी, ये मान के चलता हूँ। हमारे प्रदेश के लिए भी हमारा संकल्प है कि ये मॉडल राज्य के रूप में उभर के सामने आए राज्य में। इसलिए टास्क फोर्स का चयन किया गया है और उनके मार्गदर्शन में अलग अलग प्रकार के अनुभव को समेकित रूप से जोड़ते हुए शिक्षा में नवाचार और सुधार दोनों तरफ हमारा ध्यान भी है। आपके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का लाभ भी इसी व्यवस्था को मिलेगा। जनहित में इस यात्रा के प्रति क्षण का उपयोग आप देश के हित में करते हुए इसका लाभ राज्य को भी दिलाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। उम्मीद करता हूं कि आपकी सक्रिय भागीदारी भी उस पूरे प्रशिक्षण के वाले कार्यक्रम में होगी, जिसके माध्यम से भारत की और प्रदेश की एक विशेष पहचान बनेगी। मेरी अपनी ओर से समूची यात्रा के प्रति शुभकामना, बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी मंगल कामनाओं के लिए और आपके उद्बोधन के लिए और कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संचालक राज्य शिक्षा श्री हरविंदर सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन विभाग की ओर से हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और जो आपकी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की विजन है उसके लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। उसमें ये हमारे जितने प्रतिभागी यहाँ से जा रहे हैं कि वापस आके एक चेंज एजेंट और एक एक्सपर्ट और मास्टर ट्रेनर के तौर पर विकसित होंगे। मैं अपने स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग
विभाग में निरंतर होगी। मैं आज के इस अवसर पर खासकर शिक्षा प्रणाली सिंगापुर का अध्ययन और अवलोकन करने में आपकी दृष्टि हमारे राज्य को लाभान्वित करेगी। यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश की गुणवत्ता और तकनीकी शिक्षा में भी उन्नति होगी, ये मान के चलता हूं। हमारे प्रदेश के लिए भी हमारा संकल्प है कि ये मॉडल राज्य के रूप में उभर के सामने आए। राज्य में इसलिए टास्क फोर्स का चयन किया गया है और उनके मार्गदर्शन में अलग अलग प्रकार के अनुभव को समेकित रूप से जोड़ते हुए शिक्षा में नवाचार और सुधार दोनों तरफ हमारा ध्यान भी है। आपके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का लाभ भी इसी व्यवस्था को मिलेगा। जनहित में इस यात्रा के प्रति मैं मान के चलता हूं, सरकार के मुखिया होने के नाते से आपके प्रत्येक क्षण का उपयोग आप देश और समाज के हित में करते हुए इसका लाभ राज्य को भी दिलाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। उम्मीद करता हूं कि आपकी सक्रिय भागीदारी भी उस पूरे प्रशिक्षण वाले कार्यक्रम में होगी, जिसके माध्यम से भारत की और प्रदेश की एक विशेष पहचान बनेगी। मेरी अपनी ओर से समूची यात्रा के प्रति शुभकामना, बधाई। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी मंगल कामनाओं के लिए और आपके उद्बोधन के लिए और कार्यक्रम में मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संचालक राज्य शिक्षा श्री हरजिंदर सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन विभाग की ओर से हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और जो आपकी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए विजन है उसके लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिवाय च शिवतराय च। मैं माननीय आप तीनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच में माननीय सांसद राज्यसभा श्री बाल योगी महंत संत श्री उमेश नाथ जी महाराज है, आपका भी शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वेताये संयोरभिश्रवन्तु नः आपो इष्टामयो भुवस्तानपूर्ये दधातु। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय विधायक और जैन उत्तर श्री अनिल जैन जी का स्वागत करें। इष्टामयो भुवस्तानपूर्ये दधातु महेरणाय चक्षुषे। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी कि श्री D.K. पांडे जी, CEO उज्जैन युक्त संघ से हमारे बीच में है, आपका स्वागत करें।
श्री पी के पांडे जी का स्वागत करेंगे। कुलगुरु और कुल सचिव जी आप सहयोग करें। श्री बी के पांडे जी सीईओ जैन दुग्ध संघ स्वागत कर रहे हैं कुलपति एवं कुल सचिव जी विक्रम विश्वविद्यालय। शिवनमो रसस्य भाजयते आपसे पुनः अनुरोध है कि हमारे बीच में श्री संजय गुप्ता जी हैं और कुलपति जी और कुल सचिव जी संजय गुप्ता जी का स्वागत करें। और संभागायुक्त प्रशासक उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन से संजय गुप्ता जी। हमारे बीच में वरिष्ठ विक्रम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कार्य परिषद सदस्य हैं राजेश कुशवाहा रजिस्ट्रार साहब से अनुरोध है कि आपका स्वागत करें। पुनः कुल सचिव जी से अनुरोध है कि हम हमारे वरुण गुप्ता जी संजय वर्मा स्वागत। पुनः आपसे अनुरोध है सतीश कुमार जी प्रबंध संचालक डेयरी फेडरेशन भोपाल से पधारे हैं। आपका स्वागत माननीय कुलपति जी। स्वागत की ये लंबी श्रृंखला है। मैं क्षमा चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, इसलिए आप सभी का वाचिक स्वागत मैं विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से करती हूँ। और बिना देर करे मैं माननीय गुरु जी को यहाँ पर प्रस्तावना है। मंच पर विराजित मध्य प्रदेश के इस यशस्वी मुख्यमंत्री और इस विश्वविद्यालय के कुल गौरव, मैं उसे कहूँगा, इस विश्वविद्यालय का मान जिस प्रकार से आपने बढ़ाया है, आपका हम जितना स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें, बहुत कम है। आप आज यह राष्ट्रीय संगोष्ठी जो डेयरी टेक्नोलॉजी को लेकर के हमने अरेंज की है, कोशिश किया है, इसको एक अच्छा स्वरूप इसको मिले डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उज्जैन को जो आपकी मंशा है, उस मंशा का अनुरूप इसको हमने करने का प्रयास। आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज का, बालवीर उमेश नाथ जी महाराज का, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, विक्रम परिक्षेत्र के साथ साथ उज्जैन का, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करते हैं। आपका भी स्वागत है आदरणीय अनिल जी जैन साहब का, जो इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। माधव विज्ञान महाविद्यालय से बीएससी करने के बाद रसायन शास्त्र में उन्होंने एमएससी करी और हम लगभग साथ ही पढ़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है आदरणीय संजय गुप्ता जी का, स्वागत है सभी कार्य परिषद सदस्य, आदरणीय राजेश जी कुशवाहा साहब का, आदरणीय वर्मा सर का, आदरणीय मयूर जी शाह यहाँ विराजित हैं, जनभागीदारी अध्यक्ष हैं माधव विज्ञान महाविद्यालय की समिति के, दुग्ध संघ के एमडी आदरणीय सतीश कुमार साहब हैं, डी के पांडे साहब हैं, जो कि सीईओ हैं उज्जैन दुग्ध संघ के। आज की इस कार्यक्रम की आयोजना में उनकी बड़ी भूमिका है। मंच पर विराजित हैं आदरणीय प्रोफेसर मिश्रा साहब और रजिस्ट्रार साहब, आप सभी का स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए दिया, मैं आपका बारंबार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। समय की अपनी सीमाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम में शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से होना है। समय की अनुपलब्धता के कारण मैं अन्य वक्ताओं को न बुलाते हुए सीधे मैं उद्बोधन के लिए श्री संजय गुप्ता जी, जो कमिश्नर एवं प्रशासक है उज्जैन दुग्ध संघ से, आपको आमंत्रित करती हूँ। आज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रोफेशनल कोर्सेज डेयरी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सांसद महोदय, एमपी साहब, कुलगुरु मंचा से और सभी इस कार्यक्रम में पधारे साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको सबको विदित होगा कि राष्ट्रीय नीति 2020 मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू करी थी और ये भी जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के सौजन्य से हुई थी। ये बड़ी
सौभाग्य की बात है कि उन्होंने जो नीति बनाई थी उस नीति के तहत एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हम एजुकेशन ले लेते हैं, पर एजुकेशन लेने के बाद हमको जब तक एम्प्लॉयमेंट या उसका रोजगार नहीं मिलता तो उसका कोई पर्पस नहीं होता है। दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है दूध का। यहाँ 201 मैट्रिक टन लाख मैट्रिक टन दूध का प्रोडक्शन है, पर यहाँ पर एक भी डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज मध्य प्रदेश में नहीं है। पूरे देश में 39 डेयरी टेक्नोलॉजी की कॉलेज हैं, लगभग 11 प्रदेशों में है, और हम मध्य प्रदेश 8.7% हमारा दूध का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश के इसमें करता है। आपको पता होगा 2021 में प्रोडक्शन से 5.47 था, अब ये रिड्यूस हो गया है 3.47। इसका मतलब अभी भी दूध की स्कोप बहुत है, प्रोडक्शन का बहुत स्कोप है। हमारे एजीएम ने एक निर्णय लिया था कि दूध संघ के साथ खोल के एक डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज हम अपने कैंपस में चालू करना चाहते हैं, और दूसरा एनडीबी के साथ भी हम अपना सहयोग करना चाहते हैं। हमारे टेक्नोलॉजी अभी बहुत पुरान है। मैं डेयरी फेडरेशन में भी रहा था जब मेरी बड़ी इच्छा थी कि डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज चालू हो। उस समय मैंने 3 कॉलेज यूनिवर्सिटीज को लिखा था, एक इंदौर यूनिवर्सिटी को, एक जबलपुर यूनिवर्सिटी को और एक भोपाल यूनिवर्सिटी को। तत्कालीन एससीएस हमारे एडीसी भी थे, वो हायर एजुकेशन थे, शैलेंद्र सिंह साहब, मैंने उनको भी बहुत अनुरोध करा था कि यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज चालू करें डेट का। पर ये प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारा डेयरी फेडरेशन का जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है वो यदि सहयोग से खोलते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो बच्चे एक्चुअल रूप में सीख पाएंगे। बाकी डेयरी टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं कि इक्विपमेंट छोटे छोटे होते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। यदि वो हमारे दूध संघ के साथ टाइप करेंगे तो बच्चे लोगों का विजन एक्चुअल होगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे होता है, क्वालिटी कैसे पूज्य बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर अपने उद्बोधन डेयरी टेक्नोलॉजी संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में सुन के कितना अच्छा लगता है। बाबा महाकाल की नगरी और हमारे देश की पहचान दुनिया में दूध दही की नदियां बहा जाती है, ऐसी माना जाता है। ऐसे में एक आज बहुत अद्वितीय दिन है जिस उज्जैन के इस विश्वविद्यालय के इतिहास को लेकर के मंच पर विराजमान परम पूज्य बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज माननीय सांसद राज्यसभा, माननीय विधायक अनिल कालूहेड़ा जी, माननीय कुलगुरु प्रोफेसर भारद्वाज जी, संभागायुक्त संजय गुप्ता जी, ईसी के मेंबर हुए, मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए विश्वविद्यालय में नई विधा के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का जो अवसर मिल रहा है, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अद्भुत बात। याद है मुझे कुछ समय पहले जब हमने एग्रीकल्चर का संकाय खोला था विक्रम विश्वविद्यालय में, कुछ रूटीन से हटकर भी चलने का निर्णय किया है। इस अवसर पर आप सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और समय के इस सिलसिले में बदलते दौर में भारत यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत। ऐसे में दुनिया के युवा देश में अपनी जड़ों से जुड़ करके आगे बढ़ने के रास्ते भी हमको खोजना है और मिले हुए रास्ते का बेहतर से बेहतर उपयोग करना है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर, भविष्य की संभावनाओं के बलबूते पर, उसमें हमारा मार्ग भी तय हो, हमारा लक्ष्य भी हम निश्चित करें और जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी वैश्विक स्तर पर पहचान भी बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से नया सब्जेक्ट रहेगा हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास के। अभी तक जबलपुर में जाना जाता था विक्रम विश्वविद्यालय भी, उसका केंद्र बनेगा। इस प्रकार से कृषि संकाय को जोड़कर हमने बात की है। हम सब जानते हैं कि मालवा बहुत समृद्ध है दूध उत्पादन में,
और डेयरी के सहकारिता के माध्यम से हमारे दुग्ध महासंघ मयूर साहब हमारे बाकी मित्र बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी दुविधा थी कि हमारे डेयरी के अंदर ही डिप्लोमा चालू कर दे, तो हमने कहा डिप्लोमा मत चालू करो, डिग्री चालू करो, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय का बैनर तो इसका आनंद अलग है। कंफ्यूजन ये भी आ गया कि गुप्ता जी और हम लोग सब बैठे थे, तो उन्होंने कहा जबलपुर वाले कहने लगे क्या हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं। हमने कहा ले नहीं जा रहे हैं, आपका परिवार बढ़ा रहे हैं, जितनी जगह जरूरत होगी जहां जहां जरूरत वो गया जमाना के किसी से कोई सुविधा छीन करके यहाँ वहां ले जाए। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से स्वाभाविक रूप से मेरा उत्तरदायित्व है हमारे लिए जितने प्रकार से हमारे मित्र युवाओं को संभावना हो उस सब क्षेत्र में बढ़े। और ये कई सारी व्यवस्थाओं के लीक से हटके चलने के भी हम खिलाफ, लीक से हटके चलने खिलाफ नहीं, उसमें हिम्मत दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के आमतौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज ये बहुत लिमिटेड है। हमने कहा ये ऐसी एक बाधा है जिस बाधा को हटाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय माना कि वो अपना बहुत अच्छी बात है, उनकी अच्छी भूमिका। हमारे पास 2 विश्वविद्यालय है, लेकिन आज की स्थिति में हमारे जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है वो लगभग कितने 4 हो गए, 4 52 में से अधिकांश एग्रीकल्चर सब पढ़ा रही है, तो सरकारी क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? सरकारी में भी पढ़ाना चाहिए। जब कृषि आधारित हमारा प्रदेश है, कृषि में फूड बास्केट है, भारत में सबसे ज्यादा अब गेहूं उत्पादन करने वाला हमारा राज्य का स्थान बना है, सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भारत की, और भारत में हमारे लिए मध्यप्रदेश में जब हम 25% से आगे निकल रहे हैं, और ऐसे में भी जब दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हम पूरे देश में 3रे नंबर पे है। और आने वाले समय में यद्यपि ये बात सही है कि दूध का राष्ट्रीय औसत तो अभी हमारा 471 ग्राम का है, लेकिन मध्यप्रदेश का आज की स्थिति में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 673 ग्राम है, लेकिन इसमें रुकना नहीं, इससे और आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के देश के अंदर 9% हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो जब 9% है इसको 20% का लक्ष्य हमने लिया कि 20% तक हम ले जाने वाले हैं। प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन क्षमता जब 20% बढ़ेगी तो हमारे लिए निश्चित रूप से डेयरी टेक्नोलॉजी से लेकर इसी प्रकार की चीजों को ले जाएंगे। उनके बने हुए वैल्यू एडिशन के आधार पर अपने यहाँ अपने यहाँ न केवल आय बढ़ाने का, बाकी उपलब्ध संसाधनों के बलबूते प्रदेश को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर ढूंढेंगे। जब हमने अपने किसानों की जीवन की, उनकी आय की व्यवस्था बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में किसान को मूल रूप से हमको किसी भी किसान के लिए जीवन में बदलाव करना है, तो जैसे हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन पारस पत्थर को अगर अपनी आंखों से दूसरे रूप में देखें, किसी भी खेत में पानी मिल जाए तो पारस पत्थर का ही रोल अदा करता है। खेती के अंदर पानी मिल जाए, जब बिजली मिल जाए तो किसान अपने आप में सोना उगा लेता है, उसकी अपनी क्षमता से वो अपनी एक पहचान बनाता है। तो अभी हमारी कुल प्रदेश की वर्तमान के आधार पर अगर देखा जाए तो 48 लाख हेक्टेयर क्षमता हमारे प्रदेश के अंदर है। हमने तय किया कि 5 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षमता मध्य प्रदेश में सिंचाई का सुधार बढ़ाएंगे। जब 1 लाख हेक्टेयर किसानों की हमारी क्षमता बढ़ेगी, लेकिन न केवल एग्रीकल्चर में बल्कि किसानों के लिए दूसरी आय बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन की होती है, और दूध उत्पादन में भी अलग अलग प्रकार से। तो हमने कहा ये प्रदेश के अंदर 9% से 20% ले जाएंगे। तो जो दूध के लिए अभी तक हम फसलों के लिए उनको उत्पादन या बोनस देते थे ताकि वो फसल अधिक फसल अंतर्वर्ती चक्र के आधार पर भी लगाए, लेकिन अब हमने कहा कि दूध उत्पादन के दूध अधिकतम वो उत्पादित करे, तो दूध के प्रति लीटर भी सरकार उसके दूध के क्रय के आधार पर हमारी विपणन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाते हुए उस पर भी बोनस चालू करेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ा करके उनके जीवन में बदलाव लाए। तो जब दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयोग हम करने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे प्रकार से मैं आज समय की कमी है, क्योंकि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी आ चुके हैं, मैं उनके साथ जरूर कार्यक्रम में जाने वाला था, फिर भी मैंने कहा जो एक तय कार्यक्रम में आज हमारा इसका आनंद आना चाहिए। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बाबा महाकाल की नगरी में भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली में एक नया सवेरा आज आया है, और इस हमारे लिए की बधाई भी देना चाहता हूँ और उम्मीद
उम्मीद करता हूं कि बदले दौर में ये विश्वविद्यालय ऐसे नवाचार नए नए कोर्स के आधार पर, अभी हमको थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, लगातार हर बार आएंगे तो कोई नए कोर्स की घोषणा करो, नए लगातार आने लगे। अभी मुझे एक संभावना देखी है, जब यहाँ अपने माननीय कुलगुरु ने कहा हमारे एनसीसी के वरिष्ठ अफसर यहाँ मौजूद है, जिन्होंने कहा यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, अगर आप जगह दिलवा दोगे तो हम यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डालेंगे। तो हमने कहा जरूर डाल दीजिए, क्या पैसा नहीं है, भूमि सगळे भूमि गोपाल की क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए, क्या सबसे क्या बात है कि एनसीसी भी यहाँ अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाले, जिसके बलबूते पर हमारा तो विक्रमादित्य राजा भोज का बहुत अलग समृद्ध इतिहास है। तो यहाँ हमारे एनसीसी के बच्चे अपनी देशभक्ति के माध्यम से अपने कला कौशल के आधार पर अपनी एक मिसाल कायम कर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अलग से भूमिका अदा करे। मैंने आपको भी इस नाते से कहा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तो एनसीसी और खेल इसको हमने डिग्री कोर्स में स्थान दिया था कि ये केवल एक्टिविटी नहीं, ये आज के समय में बदलते दौर में ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस नाते से जब हम उसको पाठ्यक्रम में ला रहे हैं तो एनसीसी से जुड़े हुए बाकी आवश्यकता की पूर्ति करना ये स्वाभाविक रूप से सरकार का काम है। तो आप बढ़िया आगे कुलगुरु जी परमिशन मांगेंगे तो दे देंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, आज सरकार पूरी करेगी। मेरी अपनी ओर से आने वाले समय में ऐसे और अच्छे काम आप करते जाएं। पुनः आज इस अवसर पर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रेरणा स्रोत है। विक्रम विश्वविद्यालय इस बात के लिए कृत संकल्प है कि अपने सपनों को बिल्कुल साकार करेगा, निरंतर करेगा। और बिना किसी औपचारिकता के मैं आभार प्रदर्शन हेतु कुल सचिव को